साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। गांव किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से संबंधित लाभकारी जानकारी, किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हमारे देश में किसान बड़े पैमाने की खेती से जुड़े हुए हैं और सब्जी की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सके, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने बात की कृषि विशेषज्ञ से। आइए देखते हैं। नमस्कार, डीडी किसान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय बागवानी कृषि अनुसंधान के निदेशक श्री दिनेश कुमार जी। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्षेत्र है यहाँ पानी की बहुत कमी है, जिसके लिए आपने पानी को ध्यान में रखते हुए, जल को ध्यान में रखते हुए सिंचाई या ऐसे कोई माने बीज का वो आप लोगों ने उत्पाद किया जो किसानों के लिए हितकर हो? हाँ, आज तक हम जो रूट स्टॉक बोलते हैं, हमारा साउथ ईस्ट नेशंस हो, थाईलैंड हो या वियतनाम हो, वहाँ इस रूट स्टॉक का हम तो फल में तो है वो रूट स्टॉक्स, लेकिन सब्जियों में नहीं है। इस वेजिटेबल क्रॉप्स में अभी एक विकसित किए हैं वो टमाटो के लिए। ये ब्रिंजाल का रूट स्टॉक है, वो टमाटो में कर रहे हैं। तो ये अभी वाटर लॉगिंग हुआ तो ये 6 से 7 दिन तक वो प्लांट को कुछ नहीं होगा, जो हमने इस मेले में डेमोन्स्ट्रेट भी किए हैं उसका। और ऐसे ही जो चिल्लीस है ना, वो उसमें भी हमने ऐसा रूट स्टॉक विकसित किए हैं। किसानों को जब तक उन्नत बीज, उन्नत खाद, जैविक विधि से किस तरह से करे, इसकी जानकारी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छा प्रोडक्ट वो इंक्यूबेटर को दे सकता है, जिससे उसको लाभ होगा और वो ग्रेडिंग की अच्छी चीज़ों को ला सकता है मार्केट में। तो इसके लिए सर किस तरह की आपकी यहाँ रिसर्च और क्या जो चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं सर? हमारा पास बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं और हमने 12 वेजिटेबल्स में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड किए हैं, स्टैंडर्डाइज किए हैं। उसका पूरा जो कल्टीवेट करना, क्या क्या स्प्रे करना, जो करना है तो भी वो सभी का हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अभी किए हैं। सो इसलिए वो 12 वेजिटेबल्स में जो सब्जी उनका है वो उसमें अभी स्टैंडर्डाइज हो गया है। वो उसका पूरा टेक्निक हम जो किसान लोगों को दे सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा फसल का वैरायटी है जो आपका सीताफल, आप शायद एक हमारा वैरायटी है अर्का साहन करके, उसको पॉलिनेशन करना चाहिए, क्योंकि वो उसका साइज होता है 500 से 600 ग्राम तक। बीज बहुत कम रहता है और उसका शेल्फ लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा है ऑर्डिनरी जो सीताफल से। उसका हम पॉलिनेशन का भी ट्रेनिंग करते हैं किसान लोगों को फ्री। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं गौ पालन के बारे में। जी हाँ, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप जो संबद्ध क्षेत्र है उससे भी जुड़े तो फिर आप अपनी आमदनी काफ़ी बढ़ा सकते हैं और गौपालन इसमें एक बेहतरीन विकल्प आपके पास है। इससे न सिर्फ आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि आमदनी के लिहाज से भी ये एक बहुत अच्छा विकल्प आपके सामने है। तो गौपालन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैंने इसको करीबन 5 भैंसों से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास करीबन 17 भैंसें हैं और एक बुल भी है अच्छी किस्म का, जिसको आप सुल्तान एक बुल है हरियाणा के अंदर, तो उसका जो बच्चा था मैंने वो लिया था भाई, ताकि अच्छी नस्ल की भैंसें मेरे को मिले। कटड़े कटड़ी जो भी हों अच्छी बढ़िया नस्ल के मिलेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, अच्छा दूध निकालेंगी। अब 17 भैंस मेरे पास ये हैं तो मेरे को लगभग मान के चलो करीबन 1 से 1.25 लाख रुपए की मंथली इनकम है मेरे पास। और उससे मेरे को जैसे करीबन 3-4 लड़के भी काम करते हैं मेरे पास और बाकी दूध वगैरह लेने आते हैं जो, उनको भी काम मिला हुआ है। तो पहले मैं खुद सर्विस करता था, अब खुद मेरे पास आदमी काम करते हैं, तो मेरे को इससे ये भी खुशी है कि भाई मेरे पास 2-4 आदमी काम पे लगे हुए हैं, उनका भी घर चल रहा है इससे। तो बाकी ठीक है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसको तरीके से करना चाहिए। जैसे अब हम सबसे पहले क्या होगा, क्या देखना चाहिए, जब हम शुरू करने जा रहे हैं डेयरी पालन तो उसमें क्या होता है, एक पशु का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। तो पशु अगर हमारा सही सिलेक्शन हो जाएगा, उस कोटि का मिलेगा, तो वो व्यापार में भी बढ़िया चलेगा। कई चीज़ें होती है भैंस खरीदते वक्त ये देख लेना चाहिए कि उसकी क्या खूबी होती है। जैसे एक मुर्रा नस्ल की भैंस है हमारे इंडिया के अंदर, हरियाणा की जो भैंस है मुर्रा नस्ल, वो सबसे बेस्ट मिल्क में मानी गई है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस ले और उसकी क्वालिटी देख लें कि भाई वो उसका अडर वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, देखते वक्त सिलेक्शन करते वक्त ये चीज़ देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शेड ही है इनका, गर्मी के अंदर ऐसा होना चाहिए ताकि हवा अंदर आ सके और जा सके, ताकि दबाव नहीं बने गर्मी का किसी प्रकार का भी। ये बहुत ही मायने रखता, हवा का सिस्टम जो है आर पार हो जाना चाहिए ये। और बाकी पंखे वगैरह गर्मी के महीने में पंखे हैं, कूलर वगैरह लगा के, आप सब समझते हो भाई गर्मी के मौसम में क्या ज़रूरी है, गर्मी लगती है तो वो भी सिस्टम बनाना चाहिए। अगर कूलर रख सको तो कूलर रख दो, नहीं तो पंखे भी अगर लगा देते तो साइड से काफ़ी नीचे करके लगाओ ताकि ऊपर की गर्मी उनको हवा में ना लगे वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैट है, मैट में क्या होता है जी, अब अगर हम कच्चा रखेंगे तो कच्चे में कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ से फिर साफ़ सफाई ठीक ढंग से नहीं होगी, उसमें बीमारी आ जाएगी। तो अब इससे हमारा साफ़ सफाई हो जाता है। ऊपर से मैट इसलिए डाल रखे हमने ये, ताकि ये घुटने वगैरह जो पशु को पक्का फर्श जो है वो ना महसूस करे, बैठने में आरामदायक है, आराम से बैठ सके। इसका ये मान के चलो खाने पीने का अगर मैं इनका बताता हूँ तो आपको, जैसे सुबह हम 3 बजे उठते हैं, तो 3 बजे उठने के बाद इनको गोबर वगैरह इनका हटा के साफ़ सफाई करके तो फिर इनके सामने हम भूसा डाल देते हैं। भूसा डालने के बाद इन पे जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा जैसे चना है, गेहूँ है, एक जौ की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि वो ठंडा रहता है। और भैंस को अगर वो गर्मी नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो वो ठीक ठाक दूध देगी। तो उसमें जौ भी डालते हैं और मक्का भी होती है, और बिनोड़ा खड़ी डाल देते हैं, क्योंकि बिनोड़ा अगर हम डालते हैं ठीक अच्छा है, वो क्वालिटी है बढ़िया, लेकिन अगर आज के दिन देखा जाए थोड़ा हर चीज़ देखनी पड़ती है बिजनेस में। ठीक है, अगर हम अच्छा खवाएंगे तो अच्छा मिल्क भी मिलेगा, पशु की देखभाल ठीक होगी, रख रखाव ठीक से होगा तो ठीक ठाक दूध भी देगा, तो उसमें कोई वो नहीं होता उसका। लेकिन जैसे अब गर्मी के मौसम में एक ज्वार हो जाती है हमारी, हरा चारा मक्का हो जाती है। मक्का तो एक ऐसी फसल है, वो 12 मासी बोलते हैं उसको, 12 महीने कभी भी आप उसको रख सकते हो। मेरे पास तो करीबन चलती ही रहती है वो। अभी भी 1 एकड़ के अंदर मक्का है हमारी, और 1 एकड़ के अंदर ज्वार भी तैयार है, उसमें से अब हम इनको डालते हैं।
दूध निकालने के बाद हम हरा चारा डाल देते हैं, ताकि फिर इनको जैसे दूध निकालते हैं तो कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है उनकी, एक किस्म से दूध निकलता है तो उनको कुछ अगर बाद में कुछ मिल जाए खाने के लिए तो ताकत वापस मिल जाती है उसको। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अभी इनको खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, मौसमी के हिसाब से। पानी जो है ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने खाना खिला दिया इनको तो आप पानी पिलाओ, तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं दिखाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खुद खाना खाते हैं फिर पानी पिला, क्योंकि मशीन चलती है तो वो ऊपर से ठंडा ले लिया तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो कुछ 1-1.5 घंटे के बाद हम उसमें पानी का ऐसा इस तरीके से सेट बनाना चाहिए अब, ताकि हमारी जैसे हमने खुद ये बना रखा है भाई आपने अभी भैंस को पानी दिखाया, उसको प्यास नहीं है, उसने नहीं पिया, और आप तो अपने दिखा के अपना काम पूरा करके चले गए, बाद में उसको प्यास लगेगी, वो कहाँ से पिएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि वो पानी उसके सामने रहे, भरा रहे, तब उसका मन करे तब वो पानी पिएगा, और जितना ही ज़्यादा पानी पिएगा ये समझ लेना उतना ही ज़्यादा दूध उत्पादन करेगा वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी पानी की मात्रा पूरी रहनी चाहिए। भैंस गोबर करती है तो गोबर के भी हम कई तरह से प्रयोग में ला सकते हैं उसको, वो भी एक बिजनेस का स्रोत हमारा। जैसे खाद बनता है तो खाद भी सेल होता है, और अगर उसको हम जैसे भूसी वगैरह कुछ मिला के लकड़ी वगैरह के उसमें बना दिया जाए तो लकड़ी भी उसकी सेल होती है, वो भी यूज होती है। और उपले होते हैं जो उपले भी काम आते हैं, तो उपले भी बनते हैं। ये भी एक बिजनेस है इसका, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्टेज जाएगी आपकी। खेती भी तभी चल पाएगी जब पशुपालन होगा हमारे पास, पशुपालन तब संभव होगा जब खेती हमारे पास होगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, तभी बिजनेस में सफलता मिलेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और अभी तो गांव में तो खेती है अभी, तो अपना करना चाहिए ये सिस्टम। पशुधन से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। गांव किसान में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर और इसके साथ ही वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती करके कृषि जगत में सफलता का परचम लहराया है। और न सिर्फ उन्होंने खुद सफलता पाई है बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं उड़ा जाता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। बुलंद हौसलों की मिसाल है भाई नरेंद्र टटेसर। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ता खुद ही निकल आता है। दिल्ली के एक दिव्यांग भाई नरेंद्र टटेसर, जो आज न केवल प्रगति कर रहे हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। नरेंद्र खुश मिजाज हैं, हालांकि उन्हें कार्यों के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनकी सोच उन्हें औरों से अलग करती है। कुछ साल पहले नरेंद्र टटेसर ने अचार और मुरब्बा बनाने की शुरुआत की थी। तो कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के निर्देशन में जैसे हमने ये कार्य शुरू किया है और उनकी हर तरह से मेरे को इसमें मदद मिल रही है। जब भी मेरे को आवश्यकता होती है मैं उन लोगों को याद करता हूँ, वो लोग विजिट पे आते हैं। विजिट पर आकर हमें हमारी कमियां उन्होंने बताई और वो कमियां दूर करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि नींबू का तीखा अचार हमने बनाया टेंगी लाइम के नाम से, जो हम मार्केट में देते भी हैं। इसमें हमने अपने ये जो हमारे मसालों का यहाँ पे मिश्रण रखा हुआ है, इनमें हींग और नमक के, जैसे हम नमक डालते हैं उसमें थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण का मिश्रण किया हुआ है और कई चीज़ें इस तरह की है। हींग है और थोड़ा सा एलोपैथिक में जैसे सौंफ का प्रधानता दी जाती है चूर्ण में। ये सामान्य रूप से घरों में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनको लेने के लिए डॉक्टर्स के निर्देशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसा हम घरों में देखते हैं, जैसे सौंफ है, हींग है, तो उनका हमने अच्छी तरह मिश्रण किया है इसमें, जिससे हमें पाचन में भी मदद मिले और एसिडिटी आदि की भी समस्या ना हो। तो ये हमारे इस प्रोडक्ट की विशेषता रही है। और इसके लिए हमें, जब हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन लोगों के निर्देशन में हम ये यहाँ पे वो पूसा कृषि विज्ञान संस्थान जो है वहाँ पर हम उस इंस्टीट्यूट में गए पूसा में, तो वहाँ पर उन लोगों ने भी हमारे प्रोडक्ट को देखा, उन्होंने भी वहाँ पर सराहा। और पिछले दिनों वहाँ पर एक मेला लगा, तो उस मेले में भी हमारे उत्पादन को एक मैं बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशंसा पुरस्कार मेरे को प्राप्त हुआ है। नरेंद्र अपने कार्य को करके न केवल खुशी का अनुभव करते हैं बल्कि इसे दूसरों से बांटने में भी यकीन रखते हैं। वैदिक गुरुकुल संस्कृत आर्ष गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय टटेसर दिल्ली 81, जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने वहाँ से विद्याधिकारी की। तो वहाँ पर हमारा को जो सिखाया गया उससे मन की प्रवृत्तियाँ कुछ ऐसी जगी कि सामाजिक सरोकारों के प्रति मन समर्पित होता चला गया। नरेंद्र को प्रकृति से गहरा लगाव है। वे वृक्षारोपण करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अचार बनाने के इस उद्यम में इन्हें जिनका सबसे ज्यादा साथ मिला है
वे हैं इनकी अर्धांगिनी। इतना ही नहीं, इनका पूरा परिवार इनके इस काम में इनकी मदद करता है। पैकेजिंग और मार्केटिंग देखती हैं इनकी पुत्री। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैंने ANM करा है और अब GNM के फॉर्म भरे हैं। पापा और मम्मी ने मेरा बहुत सहयोग किया आगे बढ़ने के लिए, और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक काम शुरू हो रहा है अचार का। हमने अपनी फैक्ट्री भी खोल रखी है माजरा में, माजरा डबास, वहाँ भी हमारा काम चलता है। हम खुद ही अपना हाथ से अचार बना के पैकिंग करके और फिर आगे बेचते हैं। बहुत खुशी मिल रही है कि पापा ने मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया, पढ़ाई को लेके कभी कोई कमी नहीं आने दी और नहीं किसी चीज़ में। हमारा काम ये अचार का है और मेरा मार्केटिंग का काम है। जहाँ जैसे ये माल तैयार होता है हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे अपना उज्जवा की तरफ से जो मेले लगते हैं हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ज़्यादातर मार्केटिंग मैं ज़्यादा मार्केटिंग ही करता हूँ। इससे हमें अच्छा लाभ हो रहा है और हमारी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जा रही है। जो हमारे नेबर है मेरे अंकल जी श्री नरेंद्र छिकारा जी, उन्होंने अचार का कार्य शुरू किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके प्रयास की सराहना और प्रशंसा करते इनके पड़ोसी भी नहीं थकते। मैं इनके यहाँ से अचार, मुरब्बा, चटनी ये सब लेते हैं हम 1-1.5 साल से, और ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं और मैं इनके काम में मदद करवाती हूँ। जो खाता है खाता ही रह जाता है। बहुत अच्छी टेस्टी चटनी होती है अचार के, तो बस कहने क्या है। भाई नरेंद्र ने KVK से प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इनकी मेहनत और लगन न केवल अपने और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।